हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 8th ऑफ मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्या आप लोगों को, जैसे ही हमने डिस्कशन किया था, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है? प्रिट्जकर प्राइज को किया जाता है। वैसे ही क्या आपको पता है कि नोबेल प्राइज इन कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो आज हम इसी अवार्ड पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक और कंट्री का रिस्पेक्टिव ऑनर या सम्मान दिया गया है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा आज हमें बात करनी है कि बोस मेटल क्या होता है। एम्स दिल्ली ने एक नया मिल्क बैंक बनाया है, उस मिल्क बैंक के ऊपर डिस्कशन करना है। तो काफी कुछ नया सीखने को, जानने को मिलेगा। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। पहले आज के इंपॉर्टेंट डे देखेंगे, फिर देश दुनिया की सभी खबरों को देखेंगे, फिर हम एमसीक्यू देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कल हम लोगों ने कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़े थे, उनको रिवाइज करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। और हमेशा की तरह वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है। तो फटाफट से जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दो। वो सभी फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए हमारे ये करंट अफेयर्स यूजफुल है। सबसे पहले तो आज हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1911 में हुई थी और पहली बार इसका जो सेलिब्रेशन किया गया था वो डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में किया गया था। बाद में यूनाइटेड नेशन ने 1975 में इसे रिकॉग्नाइज किया कि 8 मार्च को हम हर साल इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाएंगे। इस साल की थीम है एक्सेलरेट एक्शन। देखो, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे कि 8 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल वीमेंस डे। और इस साल जो कैंपेन की थीम है वो है एक्सेलरेट एक्शन। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है जो मेरे हाथों से मिस हो गया था, लेकिन आज हम उसको डिस्कस कर लेंगे। वो है जन औषधि दिवस। 7 मार्च को, 7th ऑफ मार्च को हमने सेलिब्रेट किया जन औषधि दिवस। लोगों को जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए, किस तरीके से आप जेनेरिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की जो भी हेल्थ केयर से संबंधित स्कीम्स आती हैं उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में लॉन्च किया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर काम करती है। इसका पर्पस यही है कि अफोर्डेबल रेट में जेनेरिक मेडिसिन हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, हर एक आउटलेट में अवेलेबल कराना। इसलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को स्टैब्लिश किया गया है। जन औषधि के दिवस हमने 7 मार्च को मनाया। इसकी थीम क्या है? जन औषधि, दाम कम, दवाई उत्तम। ठीक है, थीम क्या है? जन औषधि, दवाई कम, दाम कम, दवाई उत्तम। दाम कम मतलब प्राइस कम है और दवाई की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है जी, तो ये दो इंपॉर्टेंट डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। ठीक है, पहले पर्सन न्यूज में है प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया है। मतलब बारबाडोस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, सम्मान होता है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पर दिया गया है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे शामिल नहीं हो पाए, उन्होंने अवार्ड को रिसीव नहीं किया, लेकिन पीएम के बिहाफ में इस अवार्ड को रिसीव करने का काम यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल, पवित्रा पवित्रा मार्ग्रीटा ने किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस ने प्रेस्टिजियस ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। पीएम मोदी के बिहाफ में इस अवार्ड को रिसीव करने का काम पवित्रा मार्गीटा ने किया था। बारबाडोस अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन में आपको, या कैरेबियन सी में आपको ये आइलैंड नेशन देखने को मिल जाएगा। ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है और प्राइम मिनिस्टर बारबाडोस की कौन है? मिया अमोर मोटली। ठीक है, डन। नेक्स्ट, यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना, डोमिनिकन अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिकन रिपब्लिक ने, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर नाइजीरिया ने, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल रशिया का अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो ये भूटान का अवार्ड है,
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये फ्रांस ने अवार्ड दिया है। तो ये सारे अवार्ड हमने कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में तो कवर किए हैं, लेकिन आपको एक कंपाइल्ड एक लिस्ट आपको यहाँ पे मिल गई है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए गए हैं। ठीक है, अगली पर्सन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अंजू राठी राणा। ये अंजू राठी राणा है और ये पहली फीमेल लॉ सेक्रेटरी बनी है। अभी तक भारत का इतिहास रहा है जितने भी लॉ सेक्रेटरी हैं वो मेल रहे हैं, कोई भी फीमेल नहीं बनी है, लेकिन पहली बार भारत की लॉ सेक्रेटरी एक फीमेल आपको देखने को मिलने वाली है, जिनका नाम है अंजू राठी राणा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने रिसेंटली डॉक्टर अंजू राठी राणा को सेक्रेटरी बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years और फॉर द फर्दर ऑर्डर। इन्होंने 18 सालों तक एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम किया हुआ है। ठीक है, जो भी लीगल केसेस आते हैं स्टेट के बिहाफ में, तो उसको हैंडल कौन करता है? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्होंने 18 सालों तक काम किया है और ये पहली महिला लॉ सेक्रेटरी हमारे देश के देखने को मिल जाएंगी। इनका नाम है अंजू राठी राणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट है, फीमेल है। जब भी कोई भी फर्स्ट फीमेल आपको देखने को मिलती है वो क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलता ही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नितिन कामत के बारे में। इनका नाम आप लोग ने कई बार पहले भी सुना है। आप लोग ने एक कंपनी के बारे में सुना होगा जो कि एक ब्रोकिंग कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, जिसका नाम है ज़ेरोधा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, जिनका नाम है नितिन कामत, इन्हें ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2024 के लिए। और ये जो अवार्ड सेरेमनी है वो मोंटे कार्लो में जून 2025 में होगी। लास्ट ईयर मतलब 2024 की अगर हम बात करते हैं तो वेलियान सुब्बा, ये आपको ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर देखने को मिल जाएंगे, जो लास्ट ईयर की अवार्ड सेरेमनी हुई थी। अगर हम नितिन कामत के बारे में बात करते तो इन्होंने अपनी कंपनी का फॉर्मेशन, जेरोथ का फॉर्मेशन कब किया था? जेरोधा का फॉर्मेशन 2010 में किया था और एक यूनिकॉर्न कंपनी है, 2020 में इसको यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया था। अब कुछ और अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं, जैसे कि ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में केवी कामत है, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड चेयरमैन है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के। याद कीजिए कल के करंट अफेयर्स, कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको सिखाया था कि जो जियो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक में 17.8% जो शेयर्स थे, स्टेक्स थे, वो एसबीआई के थे। और इन सभी 17.8% स्टेक को 100 करोड़ रुपए की डील कर ली है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने, और जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एसबीआई के कंप्लीटली शेयर्स एक्वायर किए हैं जो कि जियो पेमेंट बैंक में थे। ये सारी कहानी हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की थी। स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है डॉक्टर एस सोमनाथ को, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नाउ बात करते हैं नोबेल प्राइज इन कंप्यूटिंग और द कंप्यूटर साइंस, जिसको हम बोलते हैं एएम टर्निंग अवार्ड। तो एएम टर्निंग अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो कि मशीन लर्निंग में या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, नया रिसर्च वर्क करता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2024 का दो लोगों को इंपॉर्टेंट ये अवार्ड दिया गया है। एक पर्सन है एंड्रयू बार्टो, जो कि एमआईटी यूनिवर्सिटी यूएसए से है, एंड्रयू मार्टो। और अगले पर्सन है रिचर्ड सुटॉन। तो एंड्रयू और रिचर्ड, इन दोनों लोगों को, जो कि अमेरिका से हैं, इनको क्या दिया जा रहा है? एसीएम एएम टर्निंग अवार्ड दिया जा रहा है। इसमें जो प्राइज मनी होती है वो गूगल देता है, गूगल इसको स्पॉन्सर करता है, और $1 मिलियन जो प्राइज मनी है वो विनर्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? इन्होंने क्या काम किया है? तो इन्होंने एक एल्गोरिथम बनाई थी ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती, इतना आपको रॉकेट साइंस नहीं करना है, आपको यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बनना है, वन डे एग्जाम निकालना है। इतना याद रखो कि कोई रेनफोर्समेंट लर्निंग टेक्नोलॉजी होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन होता है, उस पे ही एल्गोरिथम बनाने का काम एंड्रयू और रिचर्ड ने किया है, जिसके कारण इन्हें एएम टर्निंग अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी यूएसए इस अवार्ड को देने का काम करता है, कोई भी इंडिविजुअल जो आउटस्टैंडिंग वर्क करता है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई है वो एक मैथमेटिशियन थे, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है एलन मैथिसन टर्निंग। इनके नाम पे इसकी शुरुआत की गई है, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। अभी तक कोई भी भारतीय नहीं है जिसे ये अवार्ड मिला हो,
बात समझ में आ गई है? तो हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट पर्सन देखे। पहला तो देखा हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको बारबाडोस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। फिर हमने देखा अंजू राठी राणा, ये पहली फीमेल लॉ सेक्रेटरी बन चुकी हैं। नितिन कामत, इन्हें ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और एनटीयू एंड रिचर्ड, इन्हें एएम टर्निंग अवार्ड दिया गया है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। अब देश दुनिया की अलग अलग खबरों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स की फरवरी मंथ की जो मैगजीन है, जिसमें 300 एमसीक्यू और सभी वन लाइनर अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैगजीन आउट हो चुकी है, अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर जो आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन है बैंकिंग वाली, फरवरी मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन को भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 100 एमसीक्यू बैंकिंग पर बेस्ड और फरवरी मंथ की कंप्लीट बैंकिंग थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। आप इस मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से, और दोनों मैगजीन अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। क्लियर है? यहाँ तक का मैटर क्लियर हो रहा है तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो, और लाइक बटन पर क्लिक करने में बहुत कंजूसी हो रही है भाई, कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डी सोलर के बारे में। गोल्डी सोलर एक कंपनी का नाम है, जो टॉप सोलर प्रोड्यूसिंग मतलब सोलर पैनल प्रोड्यूसिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी। वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग कंपनी आपको मिलेगी गोल्डी सोलर। और इस कंपनी का फॉर्मेशन 2011 में हुआ था, और ये कंपनी आपको सूरत गुजरात में देखने को मिलेगी। इसका काम क्या है? जो हाई क्वालिटी सोलर पैनल्स होते हैं उनको तैयार करने का काम कौन करती है? गोल्डी सोलर करती है। अब यहाँ पे गोल्डी सोलर ने एक नई फैसिलिटी को लॉन्च किया है, और इसको इनॉग्रेट करने का काम प्रहलाद जोशी ने किया है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को संभालते हैं। तो इंडिया का पहला एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को सेटअप किया है गोल्डी सोलर ने, और ये जो नई फैसिलिटी है वो गुजरात सूरत में आपको देखने को मिलेगी। एक चीज बताइए, अगर मैनुअली आप कोई चीज बनाते हो तो टाइम लगता है, वही चीज अगर कंप्यूटर करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो, तो काफी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो सोलर पैनल बनाए जाएंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे। इन्होंने असेंबली लाइन को बनाया है, और इसमें जो माइक्रोवेव्स होंगी वो डिटेक्ट करेंगी कि कोई भी पैनल, कोई डिफेक्शन तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसको एलिमिनेट करना है, उसको अलग करना है। तो ये सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है? तो इंडिया का पहला एआई पावर सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन किसने बनाया है? गोल्डी सोलर ने बनाया है। ये नई फैसिलिटी कहाँ पर है? सूरत गुजरात में है। ठीक है जी, सूरत गुजरात में आपको मिल जाएगी, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, और हाईली एक्यूरेट भी हो जाएगा। इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट करने का काम यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने किया है। ठीक है जी, ये क्या करेगा? 10,000 सोलर सेल पर आवर, 1 घंटे में 10,000 पैनल को तैयार कर रहा है, छोटी मोटी बात नहीं है। एरर को रिड्यूस करेगा और मटेरियल वेस्ट को कम करेगा। इसमें हमने ऑप्टिकल इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया है, जो इजीली डिटेक्ट करेगा अगर कोई भी एरर है, और हाई क्वालिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है? ईश्वर ढोलकिया आपको फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे गोल्डी सोलर के। कहां पर है ये? गुजरात में है। 2011 में कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा, कितने लोग हैं जो महाभारत देखे हुए हैं? रामायण तो बहुत सारे लोग देख ही लेते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने महाभारत देखा हुआ है? अगर महाभारत देखा है तो आपने सुना होगा गांडीव के बारे में। गांडीव याद करो, जब श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में होते हैं, और अर्जुन को कहते हैं कि गांडीव उठाओ, गांडीवधारी अर्जुन बोला जाता है। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, महाभारत देखी है। तो महाभारत में जो अर्जुन है, अर्जुन का जो बो है उससे इंस्पायर है गांडीव। और गांडीव जो है वो हमने रखा है नाम अपने अस्त्र मिसाइल का। तो हमारी इंडिया की जो अस्त्र MK3 मिसाइल है उसका नया नाम रखा गया है गांडीव। और ये जो अस्त्र MK3 मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। कैसी मिसाइल है ये? एयर टू एयर मिसाइल है। इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है भारत डायनामिक लिमिटेड। इसकी स्पीड अगर देखी जाए या रेंज देखी जाए, तो रेंज 340 किलोमीटर तक आपको मिल जाएगी। कितनी रेंज है इसकी? लगभग 340 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिल जाएगी, और 20 किलोमीटर तक की रेंज में ये फ्लाई कर सकता है। ठीक है? एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर की हाइट पर ये फ्लाई कर सकता है। इसकी स्पीड 0.8 से 2.2 मैक तक आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें जो है गांडीव मिसाइल में हमने सॉलिड फ्यूल डक्टेट रेमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। मतलब जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हम ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फ्यूल को बर्न करेगा।
इसे हम सुखोई 30 और आपका जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसमें डिप्लॉय करने का काम करेंगे। अगर हम इसके प्रीवियस वर्जन्स के बारे में बात करें, मतलब अस्त्र MK1 है, अस्त्र MK2 है, तो अस्त्र MK1 की जो रेंज थी वो 80 से 110 किलोमीटर की थी और MK2 की जो रेंज थी वो 140 से 160 किलोमीटर के बीच थी। लेकिन जो हमने अस्त्र MK3 जिसका नाम है गांडीव, इसकी रेंज अप टू 340 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। DRDO ने डेवलप किया है और मैन्युफैक्चरिंग करने का काम भारत डायनेमिक लिमिटेड कर रहा है गांडीव का। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के बारे में। वापस से यहाँ पे दो और प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है जहां पे हम चीता को रीइंट्रोड्यूस करेंगे और चीता की पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। ऑलरेडी हमें पता है कि 1952 में 1952 में हमने डिक्लेयर कर दिया था कि भारत से चीता एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। क्लियर है? फिर हमने क्या किया, हमने 20 चीता मंगाए। हमने 20 चीतास को लेकर आए, 8 फ्रॉम द नमीबिया और 12 फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। 8 चीता नमीबिया से लाए गए, 12 चीता लाए गए साउथ अफ्रीका से। 2022 में पहले बैच की डिलीवरी हुई थी और इनको हमने रीइंट्रोड्यूस किया था कहाँ पे, कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। अब हम यहाँ पे चीता का और एक्सपांशन करना चाहते हैं। और भी प्लेसेस हमने आइडेंटिफाई की है जहां पे हम चीता को रीइंट्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन सा? पहला है बन्नी ग्रासलैंड इन गुजरात और दूसरा है गांधी सागर सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। ठीक है। बन्नी ग्रासलैंड की लोकेशन आप देख सकते हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा। और ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है एशिया का, जिसमें आपको बन्नी बुफेलो देखने को मिलती हैं, कांकरेज कैटल वगैरह देखने को मिलती हैं, कैमल्स भी देखने को मिलते हैं। तो बन्नी ग्रासलैंड में यहाँ पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या किया जाने वाला है। और एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड आपको बन्नी ग्रासलैंड देखने को मिल जाएगा। ना बात करेंगे गांधी सागर सेंचुरी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में है और राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लोकेशन है ये, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। यहाँ से निकलती है चंबल नदी और चंबल नदी इस सेंचुरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। और जो गांधी सागर डैम है वो इसी सेंचुरी का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुनो नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव 3880 करोड़ रुपी स्कीम टू प्रिवेंट कंट्रोल लाइव स्टॉक डिसीज। अब हमारी जो काऊ होती है, बुफेलो होती है, मतलब जो भी लाइव स्टॉक होते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि लंपी वायरस डिसीज हुई थी, कितनी सारी माउथ डिसीज, इसके अलावा स्किन डिसीज हमारे जानवरों को, एनिमल्स को हो जाती हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए कैबिनेट ने 3880 करोड़ रुपए का आवंटन किया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। Union Cabinet approved the revision of Livestock Health and Disease Control Program with a total outlay of 3880 crore rupees for the period of 2 year, मतलब 2024-25 और 2025-26 के लिए। इसमें 75 करोड़ रुपी इंक्लूड है। इसमें 75 करोड़ रुपी का प्रोविजन किया है जो इसमें इंक्लूड है, जो कि गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करेगा किसे, लाइफ स्टॉक को। ठीक है, अंडर द पशु औषधि कंपोनेंट। क्लियर है? तो इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है, 2 सालों का समय है और इसका बजट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं गौ समृद्धि, गौ समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम। तो गौ समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम किस राज्य सरकार की स्कीम है? आंसर हो जाएगी केरला की। केरला के एर्नाकुलम में इसे लॉन्च किया गया है बाय द केरला गवर्नमेंट। अब ऐसे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो लाइफ स्टॉक होते हैं उनकी कई सारी बीमारियों की वजह से डेथ हो जाती है, या उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है या मिल्क ईल्डिंग है वो कम हो जाती है। इससे लॉसेस फार्मर्स को भी होते हैं और जानवरों की तो जाने जा ही रही हैं। तो यहाँ पे ऐसे कैटल्स के लिए इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी डेयरी फार्मर्स हैं जिनके पास कैटल्स हैं, जिसमें काऊ, बफेलो सारी चीजें इंक्लूड हैं, तो उनकी बीमारियों को और उनका जो मिल्क का प्रोडक्शन या मिल्क ईल्ड डिक्लाइन हो रहा है, उसको यहाँ पे कवरेज किया गया है अंडर द गौ समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम। ये सभी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के जो डेयरी फार्मर्स है और SC ST कम्युनिटी के जो डेयरी फार्मर्स है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट 50% सब्सिडी जनरल कैटेगरी को और 70% सब्सिडी SC ST कैटेगरी को प्रोवाइड करेगी अगर उनके कैटल की डेथ हो जाती है या फिर उनके कैटल का जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इस तरीके की इंश्योरेंस स्कीम है जो कि केरला गवर्नमेंट की है, जिसका नाम है गौ समृद्धि। ठीक है।
नेक्स्ट, 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। तो 24वां एडिशन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। इसमें आपको दुनिया भर के लीडर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्कॉलर, कॉर्पोरेट्स, यूथ ग्रुप देखने को मिलेगा, जहां पे इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन किया। क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी डिस्कशन है यहाँ पे किए गए, अलग अलग लीडर्स के द्वारा सजेशन दिए गए किस तरीके से इस डायरेक्शन में काम किया जा सकता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुआना और ब्राजील के भी एनवायरमेंट मिनिस्टर के अलावा कई सारे और भी लीडर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था। अब इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? इसे ऑर्गेनाइज करने का काम द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने किया। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, पहला जो समिट था वो 2001 में हुआ था और अब ये 24th एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके थीम के बारे में बात करें तो थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट की बात हुई जिसका नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका फॉर्मेशन 1974 में हुआ था और ये जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसका काम क्या होता है? एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एनवायरनमेंट की फील्ड में ये रिसर्च कंडक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इन्होंने ही वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को होस्ट किया था। 24वां संस्करण है और नई दिल्ली में से आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं लेक टंगानिका के बारे में। लेक जो टंगानिका है वो आप देख सकते हैं, ये आपको इतनी लंबी लेक देखने को मिल रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, जाम्बिया, तंजानिया, ठीक है, बुरुंडी, इन सब के साथ आपको ये बॉर्डर शेयर करते हुए भी दिखाई दे रही है। अब लगातार यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। लगातार जो डाइवर्सिटी है वो कम होते जा रही है, फ्लोरा फाइना फाउना जो है वो लॉस्ट होते जा रहे हैं। इसलिए जितनी भी बाउंडरिंग कंट्री हैं, जो भी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं टंगानिका लेक के साथ, उन्होंने 5 सालों का एक बायोडाइवर्सिटी प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, countries around the lake Tanganyika launch a 5-year project to tackle biodiversity threat। और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब यूएनईपी एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसका पर्पस है यहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना विद इन द बेसिन। ये आपको ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिल जाएगी लेक। बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और जाम्बिया इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये वाली लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी लाइन है ये। याद रखना, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो लेक के साथ बॉर्डर शेयर करती है या कौन सी कंट्री है जो लेक के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। ये हमारी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक है, आप देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी ज्यादा है। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक आपको देखने को मिल जाएगी, लगभग 4000 माइल्स एरिया में स्ट्रेच है। ठीक है जी, चलो अगली बात हम यहाँ पे करते हैं एक मिनरल के बारे में जिसमें आयरन है, जिसका नाम है फेरी हाइड्राइट। ठीक है, फेरी हाइड्राइट मिनरल है जिसमें आयरन आपको देखने को मिल जाएगा। मंगल ग्रह का लाल रंग का दिखाई देना इसी के कारण है, ऐसा एक रिसर्च में सामने आया है। Studies suggest Mars red color may be due to the iron containing material फेरीहाइड्राइट, जिसमें आपको नैनो मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि कंप्लीटली क्रिस्टल फॉर्मेट में होंगे। 20% FeO4 है और 80% FeO6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब रस्टिंग की प्रोसेस शुरू होती है, जब आयरन जो है वो डिकम्पोज होना शुरू होता है या आयरन में जो कोरोजन स्टार्ट होता है, जंग लगना स्टार्ट होती है, जो उसकी जो इनिशियल स्टेज होती है, वहां पर आपको फेरी हाइड्राइट देखने को मिल जाएगा जो कि जनरली सॉइल में, रॉक्स में पाया जाता है। और मंगल ग्रह का लाल रंग का होने का कारण यही मिनरल बताया गया है। तो ये साइंस और टेक की न्यूज के अंदर कवर होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने 2024 में भर भर के क्वेश्चन पूछे थे साइंस एंड टेक के, तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ मैं कि 2025 का जो एग्जाम होगा उसमें साइंस और टेक का सेगमेंट छोड़ के मत जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पयोधी मिल्क बैंक के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है ना, कि 7 महीने में, 8 महीने में बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन बच्चे तो 9 महीने तक गर्भाशय में रहते हैं, राइट। तो ऐसे बच्चों को हम फिर स्पेशल केयर देते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक मिल्क बैंक बनाया गया है एम्स के द्वारा।
एम्स के जो न्यू दिल्ली का एम्स है उसके न्यू नेटोलॉजी डिवीजन ने पयोधी ह्यूमन मिल्क बैंक को बनाया है, जिसमें जो भी डोनर मदर होंगी उनका जो लैक्टेटिक मदर होंगी जो कि अभी दूध दे सकती हैं, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, तो ऐसे वीमेंस के मिल्क को कलेक्ट किया जाएगा और इसको रिस्टोर किया जाएगा। और ऐसे जो बच्चे हैं जो कि क्रिटिकली इल हैं, ऐसे बच्चों को इस प्रकार से दूध की फीडिंग यहाँ पर कराई जाएगी। तो इसमें प्रोसेस भी होगा, दूध का स्टोर किया जाएगा, वो भी पेस्चराइज डोनर मिल्क, ठीक है, प्री मैच्योर बेबीज के लिए जो कि क्रिटिकली इल है, जिसका नाम है पयोधी मिल्क बैंक। नेक्स्ट बात करेंगे बोस मेटल के बारे में। क्या होता है, सारी कहानी समझते हैं। सबसे पहले ये बात तो हमें पता है कि कोई भी मटेरियल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमने एटम के बारे में बात की हुई है पहले भी। एटम में तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, कोई डाउट नहीं है। और जब दो नेगेटिव साथ साथ रखे जाते हैं तो दोनों नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दो नेगेटिव चार्जेस अगर पास पास रखोगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे ना, कि नहीं भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे। तो कोई भी मेटल जब होता है या कोई सेमीकंडक्टर है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगर उनको पास पास रखा जाता है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि उनमें नेगेटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, जब क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मतलब जीरो केल्विन के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे केसेस में ये इलेक्ट्रॉन एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को रिपेल करना बंद कर देते हैं और एक सिंगल यूनिट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पेयर को हम कूपर पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे पेयर को? कूपर पेयर के नाम से जानते हैं। तो जब क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और ये जो कूपर पेयर का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे मेटल्स जो कि एज अ सुपर कंडक्टिव शो होते हैं, उन्हें बोस मेटल कहा जाता है, जिनमें ये कूपर पेयर की प्रॉपर्टी होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? बोस मेटल कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? जहां पर जीरो रेजिस्टेंस हो, मतलब रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है और फटाफट से करंट पास हो जाए, वो आपके सुपर कंडक्टर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक टीम है रिसर्चर्स की, चाइना और जापान की, जिसमें साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि नियोबियम नियोबियम डाइसेलेनाइड, यहां से हम बोस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे हम बोस मेटल को बना सकते हैं। ऐसा रिसर्च सामने आया है। तो अगर पूछा जाए कि बोस मेटल को किससे बनाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा नियोबियम डाइसेलेनाइड से बनाया जा सकता है। ये बात यहाँ पर सामने आई है। ठीक है। अब देखिएगा, हम तो अपना 5G यूज कर रहे हैं, ठीक है, घरों में बैठे हैं, अभी क्लास देख रहे हो, थोड़ी देर बाद रील चलाओगे, व्हाट्सअप चलाओगे, इंस्टा चलाओगे, दुनिया भर की एक्टिविटी आप लोग करते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब यार जरा सोचो, चंद्रमा पे जो एस्ट्रोनॉट पहुंच गए हैं, उनको वीडियो वीडियो देखना है, उनका भी मन हो गया करंट अफेयर्स देखने का, तो वहां इंटरनेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना। तो नोकिया इंटरनेट लॉन्च कर रहा है नासा की मदद से। तो नासा एंड नोकिया टू लॉन्च द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क इन स्पेस। तो पहला सेलुलर नेटवर्क स्पेस में बनाया जाएगा, नासा और नोकिया इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंट्यूटिव मशीन IM-2 मिशन, जिसमें हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड की जाएगी लूनर सरफेस पे कम्युनिकेट करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन हमें नोकिया वेल लेब्स सोल्यूशन रिसर्च के जो प्रेसिडेंट हैं, थेरी कैलन ने ये इंफॉर्मेशन हमें दी है। क्लियर? आज की लास्ट न्यूज पे हम डिस्कशन करेंगे। टाटा मोटर तैयार कर रहा है इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल फॉर द नेट जीरो गोल। हमारा टारगेट है कि नेट कार्बन एमिशन हमें जीरो करना है 2070 तक। इसलिए हाइड्रोजन पावर हैवी ड्यूटी ट्रक्स को यहाँ पे तैयार कर रहा है, लॉन्च कर रहा है टाटा मोटर्स। नितिन गडकरी जी से इनको परमिशन मिली है, जिससे हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट कर सकें। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज? तो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। TERI इसे ऑर्गेनाइज कर रही है, इस बात को भी याद रखना है। इंडियाज फर्स्ट AI पावर सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गोल्डी सोलर, गुजरात, सूरत। What is the new official name of Astra Mk3 missile? So correct answer is Gandhi. What is the total outlay of the livestock health and disease control program? So it is 3,880 crore rupees. So correct answer is option number D. According to the Global Wealth Report by the Knight Frank, which country has emerged as the leading global hub with the largest population of high net worth individual? तो इंडिया फोर्थ नंबर पे है एंड टॉप पर है USA, देन चाइना एंड जापान। और बिलेनियर्स के मामले में 191 बिलेनियर्स है इंडिया में, और इंडिया बिलेनियर्स में थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा। Recently, which two new locations have been selected for the expansion of cheetah reintroduction program after the Kuno National Park? So correct answer is Banni Grassland in Gujarat and Gandhi Sagar Sanctuary in Madhya Pradesh. Which Australian cricketer has announced his retirement from the ODI? So correct answer is
स्टीव स्मिथ फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। साहित्य अकादमी इंडिया प्रीमियर लिटरली इंस्टीट्यूशन वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज एनुअल फेस्टिवल। इन्होंने एक एनुअल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है साहित्य अकादमी ने, रविंद्र भवन नई दिल्ली में। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ फेस्टिवल ऑफ लेटर? तो फेस्टिवल ऑफ लेटर ऑर्गेनाइज किसने किया है? साहित्य अकेदमी ने किया है, नई दिल्ली में रविंद्र भवन में किया है। 7 मार्च से 12 मार्च तक हो रहा है। इस फेस्टिवल की थीम क्या है? फेस्टिवल ऑफ लेटर की थीम है पोइट्री एंड पोइट सॉरी इंडियन लिटरली ट्रेडिशन, इंडियन लिटरली ट्रेडिशन। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को इनॉग्रेट करने का काम किया था। इसकी थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशन। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं आज हमने क्या कल हमने क्या क्या सीखा था। तो कल हमने देखा था कि जो चाइनीज पर्सन है, एक चाइनीज आर्किटेक्ट है, एक एजुकेटर है जिनका नाम है लियो जियाकुन, इनको 2025 का प्रिट्जकर प्राइज दिया गया है। अजय बाडू, इन्हें अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम। आरबीआई ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया। उत्तराखंड कैबिनेट 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को इंट्रोड्यूस कर रही है। फिर 2 नए रोपवे प्रोजेक्ट 1400 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ 4000 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ तैयार किए जा रहे हैं। गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब और सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। इंडिया चौथे नंबर पे आपको लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ हब देखने को मिल जाएगा। भारत में 85,000 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं। फिर जियो फाइनेंस ने एसबीआई के स्टेक को एक्वायर कर लिया है। जियो पेमेंट बैंक में 100 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है। इंडिया का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट को हमने सोलर हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया है। अंबुजा सीमेंट ने 72.8% स्टैक एक्वायर कर लिए हैं ओरिएंट सीमेंट के। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रहा है सी ड्रैगन एक्सरसाइज, जिसको यूएसए की नेवी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। फिर 16 एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन जो है वो मई 2025 से स्टार्ट होगा। फिर इंडिया ने जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका टारगेट था एमएमआर, एमएमआर अचीव कर लिया है 1 लाख पर 100 डेथ। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे रिगार्डिंग द यूपीएस। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़िएगा और इसका जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका सही आंसर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के, और उसके बाद हम एक और वीडियो देखेंगे जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के। तो इन वीडियो को कवर करना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो थोड़ी देर में ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आप करंट अफेयर्स एंजॉय करें। ठीक है जी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लिंक को शेयर करें। पीडीएफ के लिए, मैगजीन के लिए आप पूजा 10 क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।